प्यारे विद्यार्थियों, मेरा आज का व्याख्यान केंद्रित होगा जैव विविधता संरक्षण की प्रमुख विधियों पर। तो आइए हम समझने की कोशिश करते हैं कि जैव विविधता संरक्षण की प्रमुख विधियां कौन कौन सी हैं। तो जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए निम्नलिखित दो प्रकार की विधियों का सहारा लिया जाता है। इनमें पहली विधि है इन सीटू कंजर्वेशन मेथड, यानी स्वस्थानीय संरक्षण, और दूसरी जो विधि है उसका नाम है एक्स सीटू कंजर्वेशन मेथड। इसका हिंदी अर्थ होता है बहिस्थानीय संरक्षण। पहली विधि स्वस्थानीय परिरक्षण का मतलब यानी जो जीव जहां है उसको उसी स्थान पर ही संरक्षित कर दिया जाए। यानी इसमें क्या किया जाता है, इसमें पूरे इकोसिस्टम को संरक्षित किया जाता है बजाय एक जीव को संरक्षित करने के। और तो इस तरह से जीव के साथ साथ उस जीव के साथ साथ उसका पूरा पर्यावरण संरक्षित हो जाता है और साथ ही साथ अन्य कई जीवों को भी संरक्षण मिल जाता है। जबकि दूसरी विधि में उस जीव या पौधे को, जीव जंतु या पेड़ पौधे को उस स्थान से दूर ले जाकर के कहीं दूसरे स्थान पर संरक्षित किया जाता है। तो आइए हम समझने की कोशिश करते हैं इन दो तरह की विधियों के क्या लाभ है। तो प्रथम विधि जिसको इन सीटू कंजर्वेशन मेथड कहा जाता है, उसके अपने लाभ हैं। इन सीटू कंजर्वेशन यानी स्वस्थानीय संरक्षण का उद्देश्य यह है कि जिस जीव जाति को उसी स्थान पर संरक्षित किया जा रहा है वह जीव जाति उस स्थान के लिए पहले से ही अनुकूलित होती है, इसलिए उस जीव जाति को अनुकूलन नहीं स्थापित करना पड़ता है। उदाहरण के लिए अगर उस जीव जाति को उस स्थान से दूर ले जाकर के कहीं संरक्षित किया जाता तो हो सकता था वो जीव जाति वहां अनुकूलन स्थापित ना कर पाती और ऐसे में संभव था वो जीव जाति वहां नष्ट हो सकती थी। तो इसलिए ऐसी स्थितियों से बचने के लिए जिन जीव जातियों को ये संभव हो सकता है कि उन्हें वहीं संरक्षित किया जा सके, तो ऐसी जीव जातियों को उसी स्थान पर संरक्षित कर दिया जाता है, क्योंकि ये जातियां उस स्थान के लिए जन्म से ही अनुकूलित होती हैं, क्योंकि जो कि किसी अन्य स्थान पे संभव नहीं होता, क्योंकि किसी नए स्थान पे ले जाने पर इनको अनुकूलन स्थापित करना पड़ता। तो एक महत्वपूर्ण कारण होता है, इसके कारण ये इन सीटू कंजर्वेशन तरीका अपनाया जाता है। अब इसकी निम्नलिखित विधियां हो सकती है। नंबर 1 है नेशनल पार्क्स। नेशनल पार्क के रूप में इनको कंजर्व किया जा सकता है। नेशनल पार्क केंद्र सरकार द्वारा घोषित किए गए वह क्षेत्र होते हैं जिनमें मानवीय हस्तक्षेप पूरी तरह से प्रतिबंधित होता है। इन क्षेत्रों का मानव द्वारा हस्तांतरण नहीं किया जा सकता, किसी भी व्यक्ति द्वारा इनको अधिग्रहित नहीं किया जा सकता। इनमें कोई व्यक्ति ना तो यहाँ के जीव जंतुओं को नुकसान पहुंचा सकता है और ना ही पेड़ पौधों को, यानी जीव जंतुओं के साथ साथ पूरा का पूरा इकोसिस्टम संरक्षित होता है। तो ऐसे स्थल क्या कहलाते हैं? नेशनल पार्क कहलाते हैं। दूसरे स्थल हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिनका की पूरा नियंत्रण और निगमन राज्य सरकार के अधीन होता है। इनमें सीमित मानवीय गतिविधियां की जा सकती हैं, लेकिन जंतुओं को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। मतलब व्यक्ति चाहे तो यहाँ पशुओं को चरा सकता है, सुविधा हेतु जंगल से लकड़ियां काट सकता है, जरूरत होने पर वन उत्पादों को इकट्ठा कर सकता है, लेकिन यहाँ के किसी भी जंतु को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो ऐसे घोषित स्थल या ऐसे स्थान क्या कहलाते हैं? ऐसे क्षेत्र वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कहलाते हैं, जिनको वन्य जीव अभयारण्य कहा जाता है। तीसरा है बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम के अधीन स्थापित किए गए हैं। 1971 में कार्यक्रम यूनेस्को द्वारा चलाया गया था, मैन एंड बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर रिजर्व के पीछे की संकल्पना यह है कि इसमें
जो जंतु है उसको वैज्ञानिक तरीके से संरक्षित किया जाता है। उस जंतु क्षेत्र जहां वो जीव जंतु निवास करता है उसके क्षेत्र को 3 जोन में बांट दिया जाता है। बीच में, सबसे बीच में कोर जोन होता है जहां की मानवीय गतिविधियां पूरी तरह से निषिद्ध होती है, यानी यहां मानवीय हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। इसके बाद दूसरा जोन होता है बफर जोन, जहां पर सीमित स्तर पर वैज्ञानिक कार्यों हेतु या शैक्षिक कार्यों हेतु मानवीय गतिविधियां की जा सकती हैं, यानी अनुसंधानों के लिए या शैक्षिक कार्यों के लिए यहां मानव आ जा सकता है। तीसरा होता है ट्रांजिशन जोन, जहां की वन के अधिकारी, वन विभाग से जुड़े हुए अधिकारी लोग अपना आवास बना के रहते हैं और ज्यादातर लोग जो घूमने फिरने वाले होते हैं उनको इसी क्षेत्र तक जाने की अनुमति होती है। वह बफर जोन या कोर जोन में नहीं जा सकते। कोर जोन में तो वैसे भी कोई नहीं जा सकता, लेकिन बफर जोन में अनुसंधान कार्यों के लिए या वैज्ञानिक कार्यों के लिए या कह सकते हैं शैक्षिक कार्यों के लिए सीमित स्तर पर इन मामलों से जुड़े हुए लोग जा सकते हैं। भारत में इस तरह का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी था, जो 1986 में स्थापित हुआ, जो कि तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल राज्य में स्थित है। ये तीनों राज्यों में सम्मिलित रूप में स्थित है। तो ये था बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। इसके बाद सेक्रेड ग्रुव्स हैं, कुछ पवित्र उपवन जिन्हें घोषित कर दिया जाता है सरकार द्वारा। प्राचीन काल में राजाओं महाराजाओं द्वारा भी ऐसे क्षेत्र घोषित किए जाते थे जहां की जीव जंतुओं के शिकार और पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाने पर पूर्णतः निषेध होता था। हिमालय पर्वत के मेघालय राज्य में गारो खासी जैंतिया पहाड़ियां, राजस्थान की अरावली श्रृंखला, पश्चिमी घाट, ऐसे ही स्थल हैं। हमारे देश में ऐसे स्थल हैं जहां की जीव जंतुओं और पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाना निषिद्ध किया गया है। ऐसे क्षेत्रों को सैक्रेड ग्रुव्स कहा जाता है, पवित्र उपवन कहा जाता है। इसी तरह से कुछ ऐसे स्थल भी हैं, करीब 12 स्थल हैं देश में हैं, जिन्हें सरकार द्वारा कानून बना करके वहां स्लाउटरिंग को पूरी तरह से निषिद्ध किया गया है। जैसे उत्तराखंड में हरिद्वार है, ऐसा ही क्षेत्र है। रामसर साइट, रामसर सम्मेलन 1971 में ईरान का एक शहर रामसर है, वहां हुआ। ये जलीय संपदा को संरक्षण की बात करता है। ऐसे जलीय स्थल जिनकी गहराई 6 मीटर से अधिक होती है, 6 मीटर या उससे अधिक होती है, उन्हें रामसर साइट घोषित किया जा सकता है। रामसर साइट के ही तत्वावधान में 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है। तो रामसर साइट के द्वारा वो जलीय संपदा को पूरी तरह से संरक्षित घोषित किया जाता है। ऐसे हमारे देश में भी कई झीलों, कई तालाबों और कई नदियों को रामसर साइट घोषित किया गया है। अब दूसरा प्रकार है इन सिटू कंजर्वेशन। इन सिटू कंजर्वेशन को मतलब ऐसे जीव जंतु जिन्हें उस प्राकृतिक आवास में जहां वो पैदा हुए हैं खतरा है, जैसे वहां कोई महामारी फैलने का खतरा है, महामारी फैल गई तो वहां के सारे जीव जंतु नष्ट हो जाएंगे, पेड़ पौधे नष्ट हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में इन जीव जंतुओं को उस स्थान से दूर ले जा करके किसी और स्थान पर संरक्षण की बात कही जाती है। इसमें प्रमुख हैं बॉटेनिकल गार्डन्स। बॉटेनिकल गार्डन सरकार द्वारा स्थापित वह वानस्पतिक उद्यान होते हैं। एक स्पेसिफाइड एरिया होता है, उससे घिरा हुआ पूरी तरह से चारों तरफ से कवर्ड एरिया होता है, जिसमें पेड़ पौधों के विकास की अनुकूल दशाएं होती हैं और इसमें पेड़ पौधों की जातियों की बहुतायत होती है। यानी इन पेड़ पौधों को जो अपने वाइल्ड प्लेस में अनुकूलन नहीं स्थापित कर पा रहे हैं, उनको वहां से ले जा करके ऐसे बॉटेनिकल गार्डन में उगा दिया जाता है, जिसके कारण यदि उस इनके मूल स्थान पर यदि कोई ऐसी महामारी फैले, कोई ऐसी आपदा आ जाए, प्राकृतिक आपदा जैसे आग लग जाए और अगर ये वनस्पतियां नष्ट भी हो जाएं, तो इन बॉटेनिकल पार्क्स में इन बची हुई वनस्पतियों से इनका फिर से उत्पादन किया जा सके। इसी तरह से जंतु हैं, जंतुओं को जो प्राकृतिक स्थान पे नहीं रखे जा सकते उनको चिड़ियाघरों में भेज दिया जाता है और वहां न केवल इनका संरक्षण किया जाता है, मानव कैप्टिविटी में इनका संरक्षण किया जाता है, बल्कि यहाँ इनका कृत्रिम प्रजनन भी कराया जाता है। तो इस तरह से इन जीव जातियों का संरक्षण किया जाता है। टिश्यू कल्चर टेक्निक है, इसके द्वारा
ऊतक संवर्धन विधि में माइक्रो प्रोपेगेशन जैसी विधियों को अपना करके उन पेड़ पौधों जिनके बीज नहीं उत्पन्न होते, उनकी किस्मों का बड़ी मात्रा में उत्पादन किया जा सकता है। बड़ी संख्या में माइक्रो प्रोपेगेशन द्वारा एक छोटे से प्रोपेग्यूल से, एक छोटे से टुकड़े से हजारों लाखों पेड़ पौधे तैयार किए जा सकते हैं। तो टिश्यू कल्चर की विशेषता होती है। इसके बाद वह पेड़ पौधे जिनको किसी स्थान पर संरक्षित नहीं किया जा सकता है, उनके जर्मप्लाज्म को सुरक्षित रखा जा सकता है या उनके बीजों को इकट्ठा करके उनको लंबे समय तक संरक्षित किया जा सकता है। इसी तरह से क्रायो बैंक हैं। क्रायो बैंक में क्या किया जाता है, -80 से -196 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जीव जंतु और पेड़ पौधों के ऊतकों, उनके शरीर के अंगों को रखा जा सकता है और जरूरत पड़ने पर उनसे क्लोनिंग करके उन जीव जातियों या उन जीव जंतुओं को या उन पेड़ पौधों को फिर से उत्पन्न किया जा सकता है। तो क्रायो प्रिजर्वेशन के अंतर्गत जीव जंतुओं के शरीर के पार्ट को बहुत निम्न तापक्रम, जिसको जैसे -196 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर लिक्विड नाइट्रोजन में इनको संरक्षित करके यानी हजारों साल तक संरक्षित रखा जा सकता है। तो एक था मेरा व्याख्यान जैव विविधता के संरक्षण की 2 प्रमुख विधियों को लेकर के। मैं समझता हूँ मेरे इस व्याख्यान ने इस जैव विविधता संरक्षण की विधियों को लेकर के आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दिया होगा और इस टॉपिक पर आपकी एक समझ विकसित हो गई होगी। इन सब बातों के साथ मेरा आज का व्याख्यान समाप्त होता है। धन्यवाद।